दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार से महत्वपूर्ण प्रश्न। और वर्ण विचार की क्लासेस हम पूरी कर चुके हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। भाषा का सामान्य परिचय और वर्ण विचार हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन को हम डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है पढ़ने के बाद। और अगर हम कितना भी थ्योरी पढ़ लें और अगर अभ्यास नहीं करें तो वो किसी काम का नहीं रह जाता। जिस प्रकार से जेल प्रहरी की एग्ज़ाम आ चुकी है साथियों, जिसमें 20 नंबर से हिंदी के क्वेश्चन बनेंगे और 20 नंबर के आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको मिल जाएगी। चैनल पर विजिट करिए और महत्वपूर्ण क्लासेस और भी आगे हम जारी करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन को बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। देखिए पहला है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन है शब्द, स्वर, वाक्य और वर्ण। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ध्वनि है या फिर वर्ण है या फिर अक्षर है। कुल मिला के इनकी पहचान नहीं कर पाते हैं छात्र। तो साथियों यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका सही उत्तर वर्ण ही होगा। तो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, ए में डी सही है आपका। और ऐसा पूछा जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन 2, तो इसमें आपका सही उत्तर ध्वनि होगा। दूसरे में सही उत्तर आपका ध्वनि होगा, जो कि सी वाला है। अगर हम विचार को विचार रखते हैं, ठीक है, तो वह भाषा नहीं होती है। विचार को हम लिख देते हैं तो वह भाषा हो जाती है, लिखित भाषा हो जाती है। और हम विचार को बोलते हैं, मन में कोई विचार आया उसका उच्चारण करते हैं, ध्वनि हमने निकाली है तो वह ध्वनि है। भाषा की मौखिक रूप से पूछा जाए, इसमें मौखिक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तो ध्वनि होगा। कंठ ध्वनियाँ कौन सी? अब कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी है? साथियों मैं एक जरा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, आपकी MPSI हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो। ठीक है, MPSI में तो आपको पूरी हिंदी पढ़ना ही है। अब साथियों यहाँ पे जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ तो है हमारा दंत, यहाँ पे होता है मसूड़े जिसको मूर्धा कहते हैं, ये होता है तालु, यहाँ होता है नासिका छिद्र होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया अपना कंठ। ठीक है, ये हो गई आपकी जीभ। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि सही सीक्वेंस क्या होगा, उच्चारण स्थान के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा। तो कंठ के बाद आता है नासिका छिद्र, नासिका छिद्र। कंठ के बाद कौन सा आता है? नासिका छिद्र आता है। आंख भी बनाई देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा। अब साथियों नासिका छिद्र से ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है तालु। ठीक है, और यहाँ पे जो मसूड़ा है इसको बोला जाता है मूर्धा। मूर्धा भी बोला जाता है, मसूड़े भी बोला जाता है। और यहाँ पे है दंत, दंत जो कि आप अच्छे से जानते हो। और यहाँ पे ओष्ठ है, यानी होठ, ये संस्कृत शब्द है ओष्ठ। ठीक है, तो ये सही क्रम क्या होगा? कंठ, कंठ के बाद क्या आता है? नासिका छिद्र आता है, या फिर हम सीधा आपको तालु देखने को मिल जाएगा। तालु, या फिर इनके बीच का कोई दिखे या नहीं दिखे, नासिका नहीं दिखे, तालु दिख जाएगा, फिर आपको मूर्धा, फिर दंत, फिर आपको मिल जाएगा ओष्ठ। तो ये सही क्रम होता है। ठीक है, ये होता है सही क्रम। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये होता है साथियों सही क्रम। इस क्रम को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो बात पूरी समझ में आ जाए। हम आगे अभी हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन को आगे करेंगे अब। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, क्लास को आप शेयर ज़रूर करें अपने साथियों को। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का ज़रूर मिले। और बेल आइकन में आप ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, नहीं तो नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या पूछना है? तीसरे प्रश्न पूछा गया है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं जो कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है, क, ख, य, र, च, ट या ण। तो कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि क और ख है। कंठ उच्चारण वर्ग होता है क और ख, जो पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन को करेंगे। चौथा वाला है,
अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण का मतलब होता है जिससे मुख से, अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु, यानी मुख से कम हवा निकलती, वे वर्ण कौन से होते हैं? अ आ, क ग, थ ध, फ भ। देखिए यहाँ पे देखिएगा अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, आप भी गेस कीजिएगा और अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने ऑप्शन सही हो रहे हों। अब तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा चौथे वाले में आप जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा अल्प प्राण। अब इस शब्द को समझिए जरा, अल्प यानी कम और प्राण यानी होता है वायु, और एक होता है महाप्राण। महाप्राण यानी जिसमें मुख से अधिक हवा निकलती उसे महाप्राण कहते हैं, जिसमें मुख से शब्द उच्चारण के समय कम हवा निकलती उसे अल्प प्राण कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा चौथे वाले में बी वाला, क और ग। क ग, क और ग का उच्चारण करके देखिए, मुख से बहुत कम हवा निकलती, क और ग। इसी प्रकार म का उच्चारण करिए जरा, म के उच्चारण में अधिक हवा मुख से बाहर निकलती, यही अल्प प्राण और महाप्राण होता है। इनके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के अल्प प्राण होते हैं, कितने प्रकार के, वो सारे हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमें प्रैक्टिस करना है बस। ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। क्वेश्चन 5वां में है, तो ये क्या कहलाते हैं? ए और अय, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? बताइए कि ए और अय का उच्चारण कहाँ से होता है? तो साथियों ए और अय जो हैं ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण में आपका सही उत्तर होगा डी वाला, कंठ तालव्य। ठीक है, जैसे अय हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहलाता है क्योंकि ये काय से बना है। ठीक है साथियों, ये कंठ और तालव्य दो वर्णों से मेल से बना हुआ है, इसलिए इसको कंठ तालव्य कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से भी होता है और तालु से भी हमारी जीभ स्पर्श करती है। 6वां क्वेश्चन दिया है वर्णमाला में अयोग भाव वर्ण कौन से हैं? अ आ, अ ई, अम अह, अ और उ। अयोग भाव वर्ण कौन से हैं? सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, अम और अह। अयोग भाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका योग व्यंजनों के साथ नहीं होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता है? जैसे कि मैंने लिखा है अलंकार। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे व्यंजन के साथ ये ल क्या है? व्यंजन है। अब ये व्यंजन के साथ प्रयुक्त हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्यंजनों के साथ नहीं होता है, इसलिए अयोग हुआ, इनका योग व्यंजनों के साथ नहीं होता है। तो प्यारे साथियों बात ये है कि जब ल से ल को हम स्वर रहित करेंगे तो क्या आएगा? ल और अ। तो जो अनुस्वार लगा हुआ है वो अ के ऊपर ही लगा हुआ है, ल न कि ल के ऊपर, इसलिए इनको अयगवा वर्ण कहा जाता है। आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो साथियों ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारे जीभ और मसूड़ों के बीच, जैसे कि श का उच्चारण कर रहे हैं, श, तो इसमें क्या हो रहा है साथियों? एक क्या हो रहा है? घर्षण पैदा हो रहा है, इसलिए इसको संघर्षी कहलाता है। 7 में सी वाला सही होगा। 8वां है कौन सा घोष वर्ण है? घोष और अघोष। ठीक है, घोष और एक होता है अघोष। घोष का मतलब होता है कंपन, अघोष का मतलब होता है कंपन नहीं होना। यानी कि इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कौन सा घोष वर्ण है, यानी किस में कंपन होती है? उच्चारण करके देखिए, क, च, म और ठ। देखिए म का उच्चारण करते समय कंपन हो रही है, लेकिन इनके उच्चारण करते समय कंपन नहीं हो रही है। क, च, ठ, म के उच्चारण कंपन हो रही है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा सी वाला। अब है नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये भी हम बात कर चुके हैं साथियों। ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो आप ज़रा देखिए, क्लास में विजिट कीजिए, व्यंजन वाली क्लास को देखिए, तो उसमें मैंने बताया है कि इसका हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो इसका क, छ, श, च किसके बाद आता है? तो सही उत्तर आपका ए है, क के बाद आता है। क के बाद आता है क्ष। क्यों आता है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो क्ष बना है ये आधा क, आधा श और अ,
इनसे मिलकर बना हुआ है। यानी कि ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर की परिभाषा ये है कि जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर हो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जिसमें दो व्यंजन, इसमें दो व्यंजन क और श हो गया और एक स्वर है, इसलिए ये संयुक्त अक्षर इस प्रकार से बनते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 10वां, क्ष वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है? अभी मैंने बताया, तो इसमें पहले वाला आपका सही हो जाएगा, 10 में ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क और क्ष, जिसको श को यहाँ पे स्वर रहित नहीं किया गया इसलिए पूरा लिखा गया। कौन सा पश्च स्वर है? अ, ई, ज और ड़, पश्च स्वर। पश्च स्वर इसमें आ है। पश्च स्वर मतलब जिसका उच्चारण पीछे से हो रहा है, मतलब कंठ से शुरुआत से ही हो रहा है आ, इसलिए इसको पश्च स्वर कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, यर लव किस वर्ण के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ? तो यर लव ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं साथियों। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहलाते हैं कि इनका उच्चारण जो है हमारे मुख के अंदर वाले हिस्से से य र ल व इनका उच्चारण होता है। इनको और भी अलग टाइप में विभाजित किया गया है, जो कि आप जैसा मैंने बताया पिछली क्लास में हम डिटेल में पढ़े हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन 13 है, अनुनासिक का संबंध है। क्वेश्चन पूछा गया है पिछली क्लास में, केवल नाक से हवा निकलना या फिर केवल मुख से या फिर नाक एवं मुंह दोनों से। तो अनुनासिक, ठीक है, ये होता है अनुनासिक और ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार से ही अनुनासिक बना है और ये संस्कृत से आया है, और जो अनुनासिक हैं ये हिंदी में ही इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये हिंदी में ही उत्पत्ति इसकी हुई है, और यह इसमें क्या होता है, नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन 14 लिखिए आप, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, पद, या फिर ध्वनि, पद, शब्द, पद, वाक्य। साथियों सबसे पहले भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसमें ध्वनि आपको पहले दिख गया है, पहले में आपने शुरू पढ़ा है। ध्वनि के बाद जब हम उसको लिखते हैं तो वो शब्द बन जाता है, ठीक है। शब्द या फिर यहाँ वर्ण होता तो वो भी सही होता, क्योंकि वर्ण यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए शब्द है, फिर पद है और फिर वाक्य है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर्ग में उच्चरित व्यंजनों ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? शुरू में अपनों ने पढ़ा है। कंठ से शुरू हो रहा है, तो आप कंठ को ही ले लीजिए। सबसे पहले पहला ही ऑप्शन में कंठ दिख रहा है, कंठ, तालव्य, यहाँ पे वत्स जो दिया हुआ है, फिर दंत और ओष्ठ, इसको मसूड़ा बोलते हैं, मसूड़ा या फिर मुर्दा भी बोलते हैं, इसको वत्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन 16 है, स्वर कितने हैं? स्वर के प्रकार साथियों कई बार पूछे गए हैं, 11 होते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 25 के से 5 वर्ग में बटा हुआ है हमारा व्यंजन की वर्णमाला जो है 5 वर्गों में बटी हुई है, क से लगाकर, ठीक है। क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग है, ठीक है, प वर्ग है। ये 5 वर्गों में 5 व्यंजन है, 25 व्यंजन है जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण के समय स्पर्श होता है, उस टाइप में इनको रखा गया है, याद रखिएगा। अब है 18 क्वेश्चन नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है वो क्या कहलाते हैं? संवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। अब अग्र स्वर, पश्च स्वर क्या होता है? जिन्हें आगे से, जैसे ई का उच्चारण कर रहे हैं, जीभ जो है हमारी आगे की ओर आकृति बनाती है तभी उच्चारण कर पाते हैं, इसको संवृत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? संवृत। ए वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें मुख उच्चारण के समय सबसे कम खुलता है। विवृत में मुंह पूरा खुल जाता है, जैसे आ का उच्चारण कर रहे हैं, मुख पूरा खुल गया। ऊ का उच्चारण कर रहे हैं, ये संवृत स्वर के अंतर्गत आता है। ऊ का उच्चारण करेंगे, छोटा ऊ का उच्चारण, तो इसमें मुख जो है खुलता नहीं है, वृत्त बनाता है। संवृत यानी एक वृत्त बनाना, विवृत्त यानी वृत्त नहीं बनना, जैसे आ का उच्चारण कर रहे हैं। अब है क्वेश्चन 19वां, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 प्रकार कौन से हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, जिसमें मुख से कम और ज़्यादा हवा निकलती है। स्पर्श और अंतस्थ, ये भी हम जान चुके हैं। अघोष और सघोष हैं, जिनमें कंपन होती है। घोष का मतलब कंपनी होता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है।
आपका क्वेश्चन है 20वां, वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है क वर्ग ह तथा अ आ कंठ वर्ण है, बिल्कुल है। बी भी इसमें सही है। सी वाला है ड़ ढ़ को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल। इनको ताड़नजात वर्ण भी कहा जाता है, व्यंजन सॉरी ताड़नजात व्यंजन, इनको हिंदी में ही बनाया गया है। इनके नीचे जो बिंदु लगा हुआ है उसे ताड़नजात बिंदु कहा जाए। अब है सी वाला ऑप्शन भी आपका सही है और डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर कि समस्त स्वर अघोष हैं। नहीं, समस्त स्वर घोष हैं। समस्त स्वरों में कंपन उत्पन्न होती है जब उनका उच्चारण आप करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एजुकेशन निरंतर जारी रखिए। आप लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, हमेशा सकारात्मक रहिए। नेगेटिविटी नहीं लाना है हमें, नेगेटिविटी से कोई भी फायदा नहीं है। हमें खुद के फ्यूचर का और खुद का नुकसान करना है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बने रहें। ठीक है, और कुछ समाज में कुछ ऐसी चीज़ें आप देखें जो पॉजिटिव है, नकारात्मक चीज़ों को न शेयर करें और न ही उनको अपने जीवन में उतारें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।